Hello students, welcome to One Day Law Revision, Module 4, General Principles Relating to Transfer of Immovable Property, Section 38 to Section 53A. Let's quickly go through the synopsis first. In this we are going to cover Doctrine of Holding Out, Pleading the Grant by Estoppel, Doctrine of Priority, Transfer lis pendis, Fraudulent Transfer, Doctrine of Past Performance. So let's get started. ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक बहुत ही सिंपल एक्ट है बट उसकी लैंग्वेज काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो हम लोग इलस्ट्रेशन देखेंगे फिर सेक्शन के प्रोविजंस देखेंगे. सेक्शन 38 ट्रांसफ़र बाय पर्सन ऑथराइज्ड ओनली अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस टू ट्रांसफ़र. एक विडो थी, हिंदू विडो, हुज हस्बैंड हैज़ लेफ्ट कोलैटरल हेयर्स, मतलब हस्बैंड के साथ और कोलैटरल हेयर्स थे. फॉर एग्जांपल ए का हस्बैंड था बी और एक प्रॉपर्टी थी उसमें बी सी डी ये तीनों भी कोलैटरल हेयर्स थे. एलिजिंग दैट द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय हर एज सच इज़ इनएफिशिएंट फॉर हर मेंटेनेंस. अब जो प्रॉपर्टी उसके पास थी वो इनएफिशिएंट थी उसके मेंटेनेंस के लिए, ना ही वो प्रॉपर्टी को किसी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज़ कर सकती थी. तो उसने यह सोचा वो प्रॉपर्टी बेच देगी. तो बी, अच्छा यहाँ बी को हमने ट्रांसफ़र बोला है तो तुम लोग यहाँ एग्जांपल सी डी ई कर लो. तब ए किसी थर्ड पर्सन को प्रॉपर्टी बी को बेच रही है. अब बी ने क्या किया, रीजनेबल इंक्वायरी की कि जो इनकम है वो इनसफिशिएंट है ए के लिए और ए के लिए ज़रूरी है कि वो उस फील्ड को सेल कर दे. तो वो क्या करता है, फिर बी गुड फेथ में ए से वो प्रॉपर्टी खरीद लेता है. एज बिटवीन बी ऑन द वन पार्ट एंड ए एंड द कोलैटरल हेयर ऑन द अनदर पार्ट, a necessity for the sale shall be deemed to have existed. अब यहाँ पे क्या थी, ए के पार्ट पे कॉन्ट्रैक्ट करना, बी के पार्ट पे कॉन्ट्रैक्ट खरीदना, क्योंकि नेसेसिटी है फॉर सेल. नेसेसिटी क्यों है, क्योंकि ए के पास इनएफिशिएंट फंड्स है टू मेंटेन हर एक्सपेंसेस. तो जो सी डी ई जो कोलैटरल है वो इस बात को समझ के लेंगे एंड द सेल शैल बी डीम्ड टू हैव एग्जिस्टेड. तो हम मान लेंगे कि सेल एग्जिस्टेंस में है, मतलब प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र हुई है. बट ये कब होता है, ओनली अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस. जैसे यहाँ सर्टन सर्कमस्टांस क्या है कि ए के पास इनएफिशिएंट फंड्स है फॉर हर मेंटेनेंस, इसलिए उसने प्रॉपर्टी बेची और बी ने वो गुड फेथ में खरीदी है. अब ये जो सेक्शन है ये कब होता है, ओनली अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, और ये सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके ही होता है जब ये प्रॉपर्टी कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफ़र हो रही है. एलिजिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सच सर्कमस्टांस एज they shall, as between the transferee on the one part and transferor and other persons affected by the transfer on the other part, be deemed to have existed. कि कोई ऐसे certain circumstances exist करते थे between whom transferee यानी कि B and A E C D, जिससे reasonable केयर ली गई थी कि ये A के लिए सेल करना बहुत ज़रूरी है और B ने गुड फेथ में वो प्रॉपर्टी को परचेज किए, तो फिर उसको वैलिड ट्रांसफ़र माना जाएगा. सेक्शन 39 ट्रांसफ़र वेयर थर्ड पर्सन इज़ एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस. कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पे थर्ड पर्सन का राइट था कि उसका मेंटेनेंस थर्ड पर्सन को मिल रहा था या उस पैसों से थर्ड पर्सन शादी करने वाला था फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और अब वो प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफ़र हो गई है. तो अब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने पे वो थर्ड पर्सन क्या करता है, उसके जो भी राइट्स थे अब वो ट्रांसफरी पे एनफोर्स कर सकता है अगर ट्रांसफरी के पास इस चीज़ का नोटिस है. तो अगर ट्रांसफरी जाता है कि इस प्रॉपर्टी में किसी थर्ड पर्सन का राइट था, तो अब ट्रांसफरी के पास वो थर्ड पर्सन राइट्स मांग सकता है. राइट में भी एनफोर्स अगेंस्ट द ट्रांसफरी अगर ये बात ट्रांसफरी को पता थी या वो प्रॉपर्टी ग्रेटिट्यूस वे में ट्रांसफरी को ट्रांसफ़र हुई थी. बट अगर ट्रांसफरी को ये बात नहीं पता थी और प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन है विदाउट द नोटिस ऑफ राइट टू द थर्ड पार्टी, तो फिर ट्रांसफरी उस केस में ट्रांसफ़र जिसने किया, मतलब जो थर्ड पार्टी है उसको मेंटेनेंस नहीं देगा. फिर वो मेंटेनेंस कब तक चलेगा, जब तक वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हुई थी तब तक ट्रांसफरर देगा. बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ लैंड. A contracts to sell Sultanpur to B. While the contract is still in force, he sells Sultanpur to C, who has notice of the contract. B may enforce the contract against C to the same extent as against A. Provision पढ़ते हैं. Where for the more beneficial enjoyment of his own immovable property, a third person has independently of any interest in the immovable property of another or of an easement thereon
A right to restrain the enjoyment in a particular manner of the latter property or an obligation annexed to ownership but not amounting to interest or easement. जब किसी थर्ड पर्सन का इंटरेस्ट है किसी प्रॉपर्टी में, where a third person is entitled to the benefit of an obligation arising out of a contract and annexed to the ownership of immovable property but not amounting to an interest therein or easement thereon, such right or obligation may be enforced against a transferee with a notice of thereof for a gratuitous transfer. Notice thereof or a gratuitous transfer of the property affected thereby, but not against a transferee for consideration and without notice of the transfer or obligation or against such property in his hand. क्या बोला है? ए ने प्रॉपर्टी बी को सेल की जिसमें सी का इंटरेस्ट था, राइट था, बट ईजमेंट वाला नहीं था, तो वो राइट एंजॉय कर रहा था. अब प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर हो गई तो सी सेम राइट इम्पोज करेगा बी पे. कब? अगर ट्रांसफरी को विथ नोटिस प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई थी कि ऐसे सी के राइट्स है, या तो अगर ग्रेटिट्यूस वे में ट्रांसफर हुई थी मतलब विदाउट कंसिड्रेशन. पर अगर प्रॉपर्टी विथ कंसिड्रेशन है और उसको कोई नोटिस नहीं था कि सी के पास ऐसा कोई राइट है, तो फिर उस केस में बी का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, बी सी को कोई राइट्स नहीं एंजॉय करने देगा. ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर और डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट. नो हु इज ऑस्टेंसिबल ओनर? एक एग्जाम्पल बताती हूँ. ए की वाइफ मिसेस ए, ठीक है, ए ने एक प्रॉपर्टी परचेज की खुद के पैसों से, बट परचेज की मिसेस ए के नाम पे. तो अब यहाँ मिसेस ए हो गई ऑस्टेंसिबल ओनर. अब मिसेस ए ने वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी, सो दैट इज ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर. तो अगर ए ने वो प्रॉपर्टी किसी को बेच दी तो हम उसको वॉइडेबल नहीं मानेंगे. शैल नॉट बी वॉइडेबल ऑन द ग्राउंड दैट द ट्रांसफरर वाज नॉट ऑथोराइज्ड टू मेक इट. सिर्फ यही बोल के कि ए के पास कोई राइट नहीं है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का, ये रीज़न दे के वो प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र हुई है उस ट्रांजैक्शन को वॉइडेबल नहीं माना जा सकता. प्रोवाइडेड दैट ट्रांसफरी आफ्टर टेकिंग रीजनेबल केयर टू असर्टन दैट द ट्रांसफरर हैड पावर टू मेक द ट्रांसफ़र हैज़ एक्टेड इन गुड फेथ. बट अगर ट्रांसफरी ने, जिसने ये प्रॉपर्टी ली, उसने गुड फेथ में ही एक्ट किया है तो ही हम उसको वॉइडेबल नहीं मानेंगे, अदरवाइज दैट विल बी वॉइडेबल. अगर इसको पता था कि मिसेस ए के पास कोई राइट नहीं है, शी इज़ द ऑस्टेंसिबल ओनर, और फिर भी उसने प्रॉपर्टी परचेज की, तो फिर उसको वो प्रॉपर्टी फिर से ए को देनी पड़ेगी. बट अगर गुड फेथ में है तो उसको हम वैलिड ट्रांसफ़र मान लेंगे. सेक्शन 42 ट्रांसफर बाय पर्सन्स हैविंग अथॉरिटी टू रिवोक फॉर्मर ट्रांसफर. फॉर एग्जाम्पल, ए ने, ये जो इलस्ट्रेशन है, ए ने खुद की प्रॉपर्टी बी को दी और क्या बोला, मैं कभी भी वो लीज को तोड़ सकता हूँ. कब? अगर किसी स्पेसिफाइड सर्वाइवर, जो स्पेसिफाइड सर्वेवर है, उसने अगर बोल दिया कि बी ने प्रॉपर्टी को इस तरीके से यूज़ किया जिससे उसकी वैल्यू कम हो, तो उसे मोमेंट पे ए उस पावर को रिवोक कर देगा. तो अभी ए को पता चला कि बी ने प्रॉपर्टी को ऐसे यूज़ किया जिससे उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो रही है, मतलब गलत तरीके से यूज़ किया, तो अब ए ने प्रॉपर्टी सी को दे दी. तो ये कंडीशन थी, कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, इसलिए वो आगे ट्रांसफ़र हो गई. व्हेन अ पर्सन ट्रांसफर्स एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिजर्विंग पावर टू रिवोक द ट्रांसफ़र एंड सब, मतलब उसके पास क्या पावर थे कि वो ट्रांसफ़र को रिवोक कर सकता है, कैंसिल कर सकता है. एंड सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन टू अनदर ट्रांसफरी, और बाद में उसने दूसरे ट्रांसफरी सी को ट्रांसफ़र कर दी. तो सच ट्रांसफर ऑपरेट्स इन फेवर ऑफ सच ट्रांसफरी एज अ रिवोकेशन ऑफ द फॉर्मर ट्रांसफर टू द एक्सटेंट ऑफ पावर. जितना भी बी से रिवोक हुआ था, बी का जो ट्रांसफ़र था, जितना भी रिवोक हुआ उतना सी को ट्रांसफ़र हो जाएगा. सेक्शन 43 ट्रांसफर बाय अनऑथोराइज्ड पर्सन हु सब्सिक्वेंटली एक्वायर्स इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ट्रांसफर. अब इलस्ट्रेशन क्या है, अ हिंदू हु हैज सेपरेटेड फ्रॉम हिज ब्रदर बी सेल्स टू सी 3 लैंड्स. ए ने क्या किया, 3 लैंड बेच दिए. हु हैज सेपरेटेड फ्रॉम हिज फादर बी, मतलब ए अपने फादर से सेपरेट हुआ था और उसने 3 लैंड सी को सेल कर दी XYZ, रिप्रेजेंटिंग कि बी की डेथ के बाद तो वो ए को ही मिलने वाले. बाद में पता चला कि उसमें का जो लैंड Z था वो ए का नहीं हो सकता. इट हैव बिन रिटेन्ड बाय बी ऑन द पार्टीशन. वेट अ सेकेंड, क्या दिया है, ए अपने फादर से सेपरेट हुआ था और उसने 3 लैंड
सेल कर दिया XYZ कि ये उसकी प्रॉपर्टी है, ही इज़ ऑथोराइज टू ट्रांसफ़र। बाद में पता चला जो Z है वो स्टिल अभी B के ही हाथ में है, वो A का नहीं हुआ है। बट ऑन B इज डिनाइंग A एज हेयर ऑब्टेन Z, C not having rescinded the contract to sale में acquire A to deliver Z to him. When a person, किसी पर्सन ने अगर फ्रॉडुलेंटली या एरोनसली रिप्रेजेंट किया कि उसके पास राइट है टू ट्रांसफर द इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड उसने वो कर भी दिया फॉर कंसिडरेशन, such transfer shall, at the opinion of transferee, operate on any interest which the transferor may acquire in such property at any time during which the contract of transfer subsists. अगर किसी ने गुड फेथ में फॉर कंसिडरेशन ये लिया है तो फिर बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया जाएगा। ट्रांसफ़र बाय वन को ओनर, अगर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके दो या तीन ओनर्स है तो हम वो ओनर्स को को ओनर्स बोलते। अगर उसमें से किसी ओनर ने खुद का शेयर ट्रांसफ़र कर दिया तो उसके पर्टिकुलर शेयर पे कोई और आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक लैंड थी, उसमें ABC का शेयर था। अब C ने क्या किया, वो शेयर D को बेच दिया, तो अब वो लैंड AB D की हो गई, बट सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड लाइबिलिटीज अफेक्टिंग एट द डेट ऑफ ट्रांसफ़र द शेयर और इंटरेस्ट सो ट्रांसफर्ड। बट अगर अब ऐसा है कि एक घर है, उसमें A रहता है, A की फैमिली रहती है, B रहता है, B की फैमिली रहती है, C रहता है, C की फैमिली रहती है, और अब ये घर C ने बेच दिया। तो अब इस केस में क्या, C ने जिसको भी भेजा वो इस घर में आके नहीं रह सकता, भले ही उसके पास ओनरशिप रहेगी उतने 1/3 पार्ट की, उसके पास पोजीशन नहीं आ सकता क्योंकि A और B अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। जॉइंट ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन, When immovable property is transferred for consideration to one or more persons, जब कोई प्रॉपर्टी तुमने एक, दो या दो से ज़्यादा पर्सनस को ट्रांसफ़र की है एंड सच ऑन साइड ड्यूरेशन इज पेड आउट ऑफ फंड बिलोंगिंग टू देम इन कॉमन, और जो पैसा उन्होंने पे किया, जो कंसिडरेशन है वो कॉमन फंड से पे किया है, तो उनका इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट टू विच दे हैव रिस्पेक्टिवली एंटाइटल्ड इन द फंड। मतलब जो कॉमन फंड है उसमें उनका इंटरेस्ट कितना है। फॉर एग्जाम्पल 3 पर्सन को दी हमने, कॉमन फंड से आया और उनका इंटरेस्ट उसमें 2:1 है कॉमन फंड में, तो फिर प्रॉपर्टी में भी उनको वैसे ही राइट मिलेंगे। अगर सेपरेट फंड से आया तो जो भी उनका प्रपोर्शन है उस प्रपोर्शन में उनको प्रॉपर्टी मिलेगी। इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस एज टू इंटरेस्ट इन द फंड टू विच दे आर रिस्पेक्टिवली एंटाइटल्ड, अगर इंटरेस्ट क्या है फंड में ये पता ही नहीं है, इसका कोई एविडेंस नहीं है, तो फिर इक्वल इंटरेस्ट माना जाएगा। Section 46, transfer for consideration by person having distinct transfer. Where immovable property is transferred for consideration by a person having distinct interest therein, the transferors are, in the absence of contract to the contrary, entitled to share in the consideration equally, where their interest in the property were of equal value and where such interests were of unequal value proportionate to the value of the respective share. जब भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है और दो या दो से ज़्यादा ट्रांसफरर्स है तो जो भी कंसिडरेशन मिलेगा वो या तो इक्वली बांटेंगे या अगर उनका इंटरेस्ट अनइक्वल है तो उस प्रपोर्शन में वो बांटेंगे। इलस्ट्रेशन, एक ए होएगा मेजॉरिटी एंड B एंड C ईच अ क्वार्टर शेयर ऑफ मौजा सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में A का मेजॉरिटी शेयर था, दैट इज़ हाफ, B और C का 1/4 था। उन्होंने 1/8 शेयर एक्सचेंज कर दिया। क्या किया, 1/8 शेयर एक्सचेंज हो गया प्रॉपर्टी में का। तो अब इसके ऊपर हमको कंसिडरेशन आया, तो ये कंसिडरेशन कैसे डिवाइड होगा। यस, शेयर द 1/8 शेयर फॉर क्वार्टर शेयर ऑफ मौजा लालपुर। अभी कंसिडरेशन क्या था, क्वार्टर शेयर मतलब 1/4 शेयर ऑफ मौजा लालपुर पूरा। तो अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे हम, इसको मिलेगा 1/8, बचे हुए दो को मिलेगा 1/16, 1/16। समझा, मतलब 1/4 का हाफ इसको मिलेगा A को, दैट इज़ 1/8, और 1/4 का 1/4 मिलेगा B और C को, इसलिए 1/16। A being entitled to a life interest in Moza Atrali and B and C to reversion, sell the Moza for 1,000 रुपीज़ में बेच दिया। A का लाइफ इंटरेस्ट का वर्थ था 600 और रिवर्जन का वैल्यू था 400, तो A को 600 मिलेंगे और B और C को 400 मिलेंगे। ट्रांसफर बाय को-ओनर्स ऑफ शेयर इन कॉमन प्रॉपर्टी।
A the owner of 8 आना शेयर एंड B and C each the owner of 4 आना शेयर्स. A का 8, B का 4, C का 4. In Moza Sultanpur, transfer a 2 आना शेयर in the Moza to D without specifying from which of their several shares he has transferred. इन्होंने क्या किया, A ने 2 शेयर D को ट्रांसफ़र कर दी. अब स्पेसिफाई नहीं किया कि ये किसके शेयर्स में से हुआ, तो अब क्या माना जाएगा कि A केस में से 1 हुआ, B केस में से हाफ हुआ, C केस में से हाफ हुआ, ऐसा वो माना जाएगा. मतलब अगर उनका शेयर इक्वल है तो इक्वली डिवाइड होगा, अगर अनइक्वल है तो प्रोपोर्शनली टू द एक्सटेंट ऑफ सच शेयर्स. सेक्शन 48 प्रायोरिटी ऑफ राइट क्रिएटेड बाय ट्रांसफर. वेयर अ person purports to create by transfer at different times right in or over the same immovable property and such rights cannot all exist or to be exercised to their full extent together. अगर बहुत सारे राइट्स किसी एक ही प्रॉपर्टी पे लगाते गए और वो एक साथ एक्सरसाइज नहीं किए जा सकते, तो जो भी बाद में राइट क्रिएट किया जा रहा है इन द एब्सेंस ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट और रिजर्वेशन बाइंडिंग द अर्लियर ट्रांसफरीज बी सब्जेक्ट टू द राइट्स प्रीवियसली क्रिएटेड. मतलब पहले जो राइट्स थे वो देखे जाएंगे और बाद के जो राइट्स रहेंगे दैट विल बी सब्जेक्ट टू द प्रीवियसली क्रिएटेड राइट्स. मतलब हम पहले के राइट्स पहले देखेंगे और फिर बाद में सब्जेक्ट टू देम हम लैटर राइट्स जो एग्जीक्यूट किए हैं वो देखेंगे. ट्रांसफर इज राइट अंडर पॉलिसी. जब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफ़र होती है एंड बाद में उस प्रॉपर्टी में कोई लॉस हो जाता है या डैमेज हो जाता है और ट्रांसफरी को पता चलता है कि उस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस चल रहा था और अब ट्रांसफरर को उस प्रॉपर्टी को लेकर इंश्योरेंस के पैसे मिले, तो ट्रांसफरी क्या बोल सकता है, रिक्वायर एनी मनी विच द ट्रांसफरर एक्चुअली रिसीव्स अंडर द पॉलिसी or so much thereof as may be necessary to be applied in reinstating the property. ट्रांसफरी क्या बोल सकता है कि आपको इंश्योरेंस में जो भी पैसा मिला उस प्रॉपर्टी को लेके वो अब ये प्रॉपर्टी को सुधारने में यूज़ करने के लिए दे दो. मैं इस प्रॉपर्टी को सुधारूंगा क्योंकि अब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफरी की हो गई है और डैमेज होने के बाद पैसा ट्रांसफरर को जा रहा है, तो वो जो पैसा है वो इस प्रॉपर्टी को सुधारने में लगाया जाएगा. रेंट बोनाफाइड पेड टू होल्डर अंडर डिफेक्टिव टाइटल. ए ने अपना फील्ड बी को दिया रेंट पे 50 रुपये में और फिर सी को ट्रांसफ़र कर दिया. बी हैविंग नो नोटिस ऑफ द ट्रांसफ़र, बी क्या कर रहा है, अभी भी रेंट ए को ही पे कर रहा है. बी इज़ नॉट चार्जेबल विद द रेंट सो पेड. तो क्या बोला है, नो पर्सन शैल बी चार्जेबल विद एनी रेंट और प्रॉफिट विच ही हैज़ इन गुड फेथ पेड और डिलीवर्ड टू एनी पर्सन of whom he is in good faith held such property, notwithstanding it may afterwards appear that the person to whom such payment or delivery was made had no right to receive such rents or profits. Section 51 Improvement made by bona fide holders under defective titles. जब ट्रांसफरी ने कोई इम्प्रूवमेंट किया किसी प्रॉपर्टी में गुड फेथ में आके कि अब ये प्रॉपर्टी उसकी है, टाइटल उसका है, बाद में पता चला कि जो ट्रांसफरी का टाइटल है वो डिफेक्टिव है, बट अब उसने तो इम्प्रूवमेंट कर लिया, उसके पैसे लग गए, तो फिर वो जो भी इम्प्रूवमेंट उसने किया वो उतना प्रॉपर्टी में का इस हिस्सा वो सेल करके अमाउंट रिकवर कर सकता है मार्केट वैल्यू पे. The amount to be paid or secured in respect of such improvement shall be estimated value thereof at the time of eviction. अगर सेल नहीं कर सकता है तो वो उतना अमाउंट रिकवर कर लेगा. अगर केस ऐसा है कि उस ट्रांसफरी ने उस लैंड पे क्रॉप्स ग्रो कर लिए थे, तो फिर जब भी वो पूरे तरीके से ग्रो होंगे तब वो उसको ग्रास से निकाल के बेच सकता है या खुद के साथ कैरी कर सकता है. Transfer of property pending suit relating thereto or doctrine of lease pens. During the pendency in any court having authority within the limits of India excluding the state of Jammu and Kashmir, जब कोई केस पेंडिंग है और established beyond such limits by the central government of any suit or proceeding which is not collusive and in which any right to immovable property is directly and specifically in question. क्या बोला है कि कोई केस पेंडिंग है जिसमें right to immovable property क्वेश्चन में है. The property cannot be transferred or otherwise dealt with by any party to the suit or proceeding so as to affect the right of any other party thereto under any decree or order which may be made therein except under the authority of court
एंड ऑन सच टर्म एज इट में इम्पोज। मतलब अगर राइट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्वेश्चन में है तो वो प्रॉपर्टी को कोई भी पार्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, उस पर इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकती है या उस पर खुद के राइट्स दिखा नहीं सकती है जब तक वो केस सेटल नहीं होता। एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, पेंडेंसी ऑफ सूट और प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड टू कमेंस। पेंडेंसी कब से कमेंस होगी, कब से स्टार्ट होगी, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेनेंट और द इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोसीडिंग इन द कोर्ट। जिस दिन से प्रोसीडिंग कोर्ट में चालू हुई है या जिस दिन प्लेनेंट ने केस प्रेजेंट किया था, और कब तक कंटिन्यू करेगी, जब तक फाइनल डिक्री या ऑर्डर कोर्ट पास नहीं करता, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन या डिस्चार्ज ऑफ डिक्री और ऑर्डर हैव बीन ऑब्टेन्ड or has become unobtainable by the reason of the expiration of any period of limitation prescribed for the execution thereof by any law for the time being in force। तो जब तक स्टार्ट होने के बाद एंड नहीं होता, जब तक केस एंड नहीं होता, दोनों भी पार्टीज या जितनी भी पार्टीज है उनके पास कोई भी राइट नहीं रहेगा। 53 फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र। जब कोई प्रॉपर्टी इसलिए ट्रांसफ़र होती है कि हमको फ्रॉड करना है विथ इंटेंट टू डिफीट और डिले द क्रेडिटर of the transferor, it shall be avoidable at the option of any creditors or defeated or delayed। बट अगर ट्रांसफरी ने गुड फेथ में प्रॉपर्टी परचेज की है तो उसके राइट पे कोई अफेक्ट नहीं होगा, या नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अफेक्ट एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी। A suit instituted by a creditor, which term includes a decree holder, whether he has or has not applied for execution of his decree to avoid a transfer on the ground that it has been made with intent to defeat or delay the creditor, shall be instituted on or behalf of all creditors। अब जो भी ट्रांसफ़र विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है ताकि किसी को हम चीट कर सके, डिफ्रॉड कर सके, डिफ्रॉड अ सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ सच ट्रांसफरी। तो फिर वो ट्रांसफरी के ऑप्शन पे वॉइडेबल है। जो भी ट्रांसफ़र विदाउट कंसिडरेशन किया गया है किसी को चीट करने के लिए, तो उस ट्रांसफ़र को हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे, बट अगर सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र किसी कंसिडरेशन के लिए होता है तो फिर हम उसको वैलिड मान लेंगे। पार्ट परफॉर्मेंस, सेक्शन 53A, where any person contracts to transfer for consideration any immovable property। जब कोई immovable property transfer हो रही है by writing signed by him or on his behalf from which the terms necessary to constitute the transfer can be ascertained with reasonable certainty, और ट्रांसफरी ने क्या किया है, हैज़ इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट परफॉर्मेंस में उस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लिया है, या फिर वो प्रॉपर्टी अब ट्रांसफरी के पोजीशन में ही है और अब उसके पोजीशन में कंटिन्यू हो रही है, एंड ही हैज़ डन सम एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द ट्रांसफरी हैज़ परफॉर्म्ड और इज़ विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसका जो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाकी है वो करने के लिए रेडी है। देन नथिंग notwithstanding that the contract though required to be registered has not been registered। मतलब जो पार्ट परफॉर्मेंस बाकी है बट ट्रांसफरी ने अश्योर किया कि वो कर देगा, फिर अगर रजिस्टर्ड नहीं है प्रॉपर्टी या कोई इंस्ट्रूमेंट डीड इनकम्प्लीट है, तो उसके बाद अगर ट्रांसफरर ने क्लेम किया कि ये प्रॉपर्टी ट्रांसफरी की नहीं हो सकती है क्योंकि उसने फुल पेमेंट नहीं किया था, ना ही रजिस्टर्ड डीड एग्जीक्यूटेड है, ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो उस केस में वो ऐसे ट्रांसफरी को नहीं रोक सकता है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द राइट ऑफ ट्रांसफरी के किसी भी राइट को अफेक्ट नहीं होगा हु हैज़ नो नोटिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और द पार्ट परफॉर्मेंस देयर ऑफ। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस मॉड्यूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।